हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी है लखन और बिरजू नाम के दो दोस्तों की। बिरजू और लखन दोनों ही बचपन के पक्के दोस्त थे। समय के साथ साथ अब दोनों बड़े हो चुके थे और दोनों की शादी भी हो चुकी थी। लखन की पत्नी का नाम सीमा है और उनकी एक प्यारी सी बेटी है। लखन की पत्नी सीमा बहुत समझदार और सहनशील है। बिरजू की पत्नी का नाम अनुराधा है और उनको दो प्यारे से बच्चे हैं। लखन और बिरजू दोनों ही बड़े व्यापारियों के दुकानों पर मजदूरी करते थे और मजदूरी से जो पैसे आते वह दोनों अपनी अपनी पत्नियों को दे देते थे। लेकिन कुछ समय से लखन के पास कोई काम नहीं था, जिससे उनके घर में बहुत परेशानी हो रही थी। आखिर ऐसे कब तक चलेगा जी? हमें खर्चा चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। मेरे पास माँ के दिए जो कंगन थे उसे गिरवी रखकर इस हफ्ते का राशन जैसे तैसे लेकर आई हूँ। अब ऐसा और नहीं चलेगा। तुम कब तक घर पर बैठे हो? कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ काम मिल नहीं रहा है। तुम जानती हो कि बाहर कितनी मुश्किलें हैं। मैं समझती हूँ जी, लेकिन तुम और भी कोशिश कर सकते हो। हमारे बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्चा सब कैसे चलेगा जी? बिरजू को देखो, वो भी तो रोज काम पर जाता है और तुम्हें देखो, रोज यूं ही खाली हाथ लौटाते हो। तुम जाकर बिरजू से ही बात करके देखो, क्या पता वही तुम्हें कहीं काम दिलवा दे। तुम ठीक कहती हो सीमा, मुझे एक बार बिरजू से इस बारे में बात करके देखना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम बस मुझे कुछ समय दो। अगली सुबह लखन बिरजू के घर जाता है। घर पर कोई है क्या? बिरजू भाई, ओ बिरजू भाई। पहराव जी, लखन भैया कहिए, कैसे आना हुआ? भाभी जी, जरा बिरजू को बुला दीजिए। वह अभी घर पर नहीं है, शायद सुरेंद्र चाचा के खेतों पर होंगे। अगर जरूरी काम है तो आप खेतों पर जाकर मिल लीजिए। लखन खेतों की ओर निकल पड़ता है। बिरजू, क्या तुम यहाँ काम करने की कोई जगह है? मुझे भी कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। देख लखन, मुझे तो इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सेठ जी के पास चल सकते हो। हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई काम होगा तो तुम्हें जरूर रख लेंगे। अच्छा है बिरजू, तो मैं तो बस किसी भी तरह से काम करना चाहता हूँ। चलो हम सुबह ही चल पड़ते हैं। हाँ ठीक है, कल सुबह जल्दी मिलते हैं। अगले दिन सुबह सुबह लखन और बिरजू चलते हैं सेठ जी के पास। बिरजू भाई, मैं तैयार हूँ, बाजार चलते हैं और वहीं से उनसे बात करेंगे। दोनों दोस्त काम की तलाश में जंगल के रास्ते से निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा था, उन्हें चलते चलते काफी समय बीत गया था। तभी अचानक आसमान में जोरदार बादल की आवाज गरजती है और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। जोरदार बारिश होने की वजह से लखन और बिरजू दोनों वही एक पेड़ के पास रुक जाते हैं। भाई बिरजू, बारिश तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर इतनी ज्यादा बारिश में आगे बढ़ेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हमें अभी कुछ देर यही रुकना होगा। तभी लखन की नजर एक झोपड़ी पर जाती है और वो बिरजू को इशारे करते हुए कहता है,
बिरजू भाई, वो देखो, वहाँ एक कुटिया है, चलो वहाँ किसी से मदद मांगते हैं। क्या पता वो थोड़ी देर अपनी कुटिया में हमें रुकने दे, जब तक कि ये बारिश नहीं थम जाती। फिर दोनों उस कुटिया के सामने चले जाते हैं। अरे भोला, वो साबुन के डिब्बे कहाँ रखे हैं? अभी अभी नया माल आया है भैया, वो तो पीछे वाले गोदाम में रख दिए। अरे तुझे कितनी बार समझाया है, माल सामने रख, चल जल्दी ला, ग्राहक आते ही होंगे। तभी वहां पर धर्मेंद्र भैया, ये साबुन सस्ते में देना, त्योहार पर बहुत खर्च हो गया। अरे भाग्यवान, तेरे लिए तो खास डिस्काउंट है, चल कम कर देता हूँ। महिला हंसती हुई और साबुन लेकर चली जाती है। धर्मेंद्र, तुम कब सुधरोगे? हर बार में पैसे की किल्लत रहती है, दुकान का हिसाब किताब भी सही नहीं रखते हो। अरे सुमन, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तो एक नया प्लान सोच रखा है। क्या प्लान है? तुम्हारा कोई नहीं, बेवकूफ तो नहीं कर रहे हो? अरे नहीं, इस बार पक्का सफल होगा, देखना कल से अपना धंधा खूब चलेगा, जैसे पिछली बार चला था ना। धर्मेंद्र, सपने देखना अच्छा है, लेकिन हकीकत का सामना करना भी सीखो। सुमति, इस बार मैं सच में कुछ बड़ा करने वाला हूँ, बस एक बार मेरी बात पर भरोसा कर लो। धर्मेंद्र, मैं हर बार तुम्हारे सपनों के साथ खड़ी होती हूँ, पर जब वो टूटते हैं तो दिल भी टूटता है। इस घर की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। बच्चों की स्कूल फीस, घर का खर्चा, सब कुछ हमारे ऊपर है। सुमति, मुझे पता है तुम्हारी तकलीफ है। हर रात में यही सोचता हूँ कि कैसे तुम्हारे और बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य बना सकूँ। इस बार मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। धर्मेंद्र, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहने का वादा किया है और मैं उस वादे को नहीं तोड़ूंगी। तुम कोशिश करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस हमें एक दूसरे का सहारा बने रहना है। धन्यवाद सुमति, तुम्हारा ये भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ठीक है धर्मेंद्र, इस बार तुम्हारे सपने की उड़ान में मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो देखते हैं तुम्हारा नया प्लान क्या रंग लाता है। तुम्हें गर्व महसूस होगा सुमन, यह मैं वादा करता हूँ। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अगली सुबह धर्मेंद्र अपने दोस्त राजू के साथ चाय पी रहा था। धर्मेंद्र, सुना है तू फिर से कोई नई चाल चलने वाला है, इस बार क्या योजना है? राजू, इस बार मैंने सोचा है कि हर ग्राहक को लकी ड्रॉ का कूपन दूंगा, जिससे ग्राहक अधिक संख्या में आएंगे और बिक्री बढ़ेगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी योजना है, पर ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे चिंता मत कर, सब सेट है। भोला, आज से हम हर ग्राहक को लकी ड्रॉ का कूपन देंगे, इसे देखकर वो खुश हो जाएंगे और अधिक सामान खरीदेंगे। ठीक है भैया, पर कूपन में क्या इनाम रखेंगे? अरे छोटा मोटा कुछ भी रख देंगे, बस ग्राहक खुश होना चाहिए। तभी एक ग्राहक दुकान में प्रवेश करता है। भैया, ये लकी ड्रॉ का चक्कर क्या है?
भैया, जो भी आज कुछ खरीदता है उसे लकी ड्रॉ का कूपन मिलेगा। क्या कूपन मिलेगा? तो फिर मैं भी आज खरीदारी करूंगा। ये तोता इनाम तुम्हें 1 किलो की मुनाफा मिलेंगे। फिर ऐसे ही दुकान पे बहुत भीड़ होने लगती है और बहुत खुश होकर ग्राहक चले जाते हैं। देख रहा है ना भाई, कितने मेरा प्लान सक्सेस हो गया है। धर्मेंद्र, ये तो बड़ा चतुर निकला, सबको लकी ड्रॉ के चक्कर में फंसा दिया। अरे ये सब व्यापार के जाले हैं, तुम ही कुछ सीखो। धर्मेंद्र दुकान का हिसाब मिला लिया। आज तो बहुत भीड़ थी, सुनती लगता है मैंने कूपन में कुछ ज्यादा ही इनाम दे दिए। मुनाफा तो हुआ पर उतना नहीं जितना सोचा था। तुम्हारी यही आदत है, हर बार कुछ नया सोचना और फिर नुकसान अपना ही कर लेना। फिर अगले दिन सुबह 10 बजे धर्मेंद्र दुकान में आता है। भोला, लगता है हमें इस योजना में थोड़ा बदलाव करना होगा। क्या करेंगे भैया? इस बार हम हर कूपन में छोटा मोटा इनाम रखेंगे और इनाम सिर्फ कुछ ही कूपन में देंगे। ठीक है भैया, जैसा आप कहे। भैया, सुना है आपके यहाँ लकी ड्रॉ चल रहा है, मुझे भी एक कूपन चाहिए। कूपन दो। बिल्कुल भैया, ये लो। अरे इसमें तो सिर्फ पेन मिला है। कोई बात नहीं भैया, अगली बार कोशिश करना, हो सकता है आपको बड़ा इनाम मिल जाए। शाम ढलने लगती है, दुकान में भीड़ बढ़ती है और सभी कूपन लेने के लिए उत्साहित होते हैं। भैया, इस बार तो हमें अच्छा मुनाफा हो रहा है। अब भोला योजना में थोड़ा बदलाव करने से सब ठीक हो गया। रात के समय गांव वाले सोपाल पर बैठ रहे थे। भैया, धर्मेंद्र तो बहुत समझदार निकला, उसकी योजना ने सबको खुश कर दिया। हाँ, अब तो उसकी दुकान गांव की सबसे प्रसिद्ध दुकान बन गई है। सच में धर्मेंद्र भैया ने जो किया वो कोई आसान काम नहीं था। उसने दिखा दिया कि सही से और मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब देखो उसका लकी ड्रॉ का आइडिया कितना सफल हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसने ये सब बिना किसी को नुकसान पहुंचाए किया है। उसके दिल में सबके लिए जगह है। हाँ, धर्मेंद्र भैया ने हमेशा हमारे बारे में सोचा है, वह किसी का बुरा नहीं चाहता है। अब तो हम भी सोचते हैं कि गांव की भलाई के लिए हमें भी ऐसे ही नए विचार अपनाने ही चाहिए। बिल्कुल सही कहा, हमें धर्मेंद्र भैया से प्रेरणा लेकर अपने अपने काम में भी इसी तरह की सोच लानी चाहिए। सभी गांव वाले धर्मेंद्र की तारीफ करते हैं और उसकी सफलता की कहानियां सुनाते हैं। तभी धर्मेंद्र वहां आता है और सभी से मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, आपकी सराहना ने मुझे बहुत खुशी दी। लेकिन याद रखना, ये सब हमारे गांव की भलाई के लिए है। हमें मिलकर ही आगे बढ़ाना है। नरेंद्र भैया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी मेहनत और सोच ने हमें बहुत प्रेरित किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह हम सब मिलकर काम करेंगे तो हमारा गांव जरूर तरक्की करेगा।
सभी गांव वाले सुरेंद्र की बात सुनकर खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं और इस तरह कुछ ही दिनों में सुरेंद्र के आसपास के गांवों में भी दुकानें खोल ली और काफी अमीर हो गया। सुरेंद्र साहब, मुझे एक मदद की जरूरत थी। कहो श्रीकांत, तुम्हें किस चीज की मदद चाहिए? और मुझे साहब मदद कहो, मैं वही पुराना नरेंद्र हूँ। मेरा लड़का काफी बीमार है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने के लिए कहा है। मेरे लड़के को बचा लो सुरेंद्र भाई, वही हमारे परिवार का एकमात्र सहारा है। श्रीकांत, मैं जरूर मदद करूंगा। धन्यवाद सुरेंद्र भाई, तुम्हारी और तरक्की हो जाए, यही कामना करता हूँ। सुरेंद्र इसी तरह गांव के दुखी लोगों की मदद करके सबका सम्मान करता था। वे सम्मानीय व्यक्ति बन गया। सुरेंद्र की इस तरक्की को देखकर गांव का मुखिया रामदास जलने लगा। हाँ साहब, मैंने सुना है कि लोग आपको मुखिया पद से हटाकर सुरेंद्र को मुखिया बनाना चाहते हैं। और साहब, वो सबकी मदद भी करता है, जिससे वो सबका हीरो बन गया है। नहीं नहीं, ऐसा होने नहीं दे सकता मैं। जैसे भी हो, उसे पहले की स्थिति में लाना ही होगा। लेकिन क्या करूं, उसे मार डालते हैं। नहीं नहीं, ऐसा करना गलत है। मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। क्या प्लान है? साहब, तुम लोग कल रात उसकी दुकान पर जाकर खाने पीने की चीजें में जहर मिलाओ, जिससे गांव के लोग बीमार पड़ेंगे और उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। साहब, आपको मानना पड़ेगा। फिर अगले दिन रामदास की बात सुनकर उन्होंने सुरेंद्र की दुकान की सारी चीजें में जहर मिला दिया। अरे सुरेंद्र, तुम्हारी दुकान से तो सामान खाने के बाद गांव के सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। हाँ हाँ, सुरेंद्र ने हमें इतनी बड़ी संपत्ति बना ली है। मानो सुरेंद्र को मारो। नहीं नहीं नहीं, मारपीट करके गांव की शांति भंग मत करो। इसे पुलिस को सौंप देते हैं। नहीं नहीं, मुझे पुलिस को मत सौंपो। आप लोग दोबारा जांच करके देखो। मैंने शहर से सामान खुद देख परख कर लाया है। ऐसा नहीं हो सकता। ये सब आपकी झूठी बातें हैं। सुरेंद्र साहब, इसने डिस्काउंट के नाम पर नकली सामान बेचकर सबको ठगा है। इसे जल्दी से जल्दी पुलिस को सौंप देना चाहिए। हाँ हाँ, इसे पुलिस को देना ही होगा। इसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। सुमन दीदी, बाहर आइए। क्या हुआ रामू? सुरेंद्र दादा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या? लेकिन क्यों? आज सुबह से ही गांव के लोग बीमार पड़ गए हैं और इसका सारा दोष हमारी दुकान के सामान पर आ रहा है। लेकिन ये कैसे संभव है? वो तो शहर से सबसे अच्छा सामान लाते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये सब कैसे हो गया। जरूर किसी ने हमारे खिलाफ साजिश रची है। इस साजिश का पर्दाफाश केवल आपका बेटा ही कर सकता है। उसे जल्दी बुलाइए। रामू की बात सुनकर सुमन ने शहर में पढ़ रहे अपने बेटे रोहन को फोन किया। हेलो रोहन बेटा, जल्दी से घर आ जा। हाँ माँ, बोलो। कल तुम घर आ जाओ बेटा। लेकिन क्यों मम्मा? क्या हुआ है घर में? बेटा तू घर आ जा, फिर बाद में सब बताऊंगी। पहले तुम घर आ जाओ। ठीक है माँ, मैं सुबह ही घर पहुंच जाता हूँ। फिर अगली सुबह हो जाती है और
सुमन का बेटा घर आ जाता है। मम्मा, तुम्हारा बेटा आ गया है। अब बताओ माँ, क्या क्यों अचानक बुलाया और पिताजी कहाँ है? बहुत बड़ी मुसीबत है बेटा। क्या क्या मुसीबत है? पिताजी को कुछ हुआ है क्या? माँ, लेकिन माँ, पिताजी तो सबकी मदद करते हैं ना, उनके साथ ऐसा कौन कर सकता है? मैं भी यही सोच रही हूँ बेटा। उनका कोई दुश्मन नहीं है। तभी रामू अंदर आता है। मैं पिछले कुछ दिनों से मुखिया के बॉडीगार्ड को हमारी दुकान के आसपास घूमते देख रहा हूँ। मुखियाई इसके पीछे है। हाँ, मुझे भी मुखिया पर शक है। वो आदमी कभी मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन मुखिया ने ये सब किया है, ये साबित कैसे करेंगे? रोहन और रामू दोनों सोच में पड़ गए। तभी रोहन ने कहा, मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है बेटा? मेरे पास एक हिडन कैमरा है। इसे मैं अपनी शर्ट में लगाकर मुखिया के पास जाऊंगा और अगर उसने ये सब किया है तो उसकी मुंह से इससे सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। मुझे पता था कि तुम कोई ना कोई उपाय जरूर निकालोगे, इसीलिए मैंने सुमन दीदी से तुम्हें तुरंत बुलवाने को कहा था। रोहन ने हिडन कैमरा शर्ट में लगा लिया और मुखिया रामदास के पास पहुंच गया। नमस्ते मुखिया जी। अरे रोहन, कैसे हो? और तुम गांव कब आए हो? इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मैं आपके पास एक जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ हाँ, कहो, क्या बात है? मुखिया जी, गांव में मेरे पिताजी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं। मैं जानता हूँ कि आप ही हमारी मदद कर सकते हो। तुम्हारे पिताजी की मदद मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे पिताजी के लिए? मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी निर्दोष है और इस साजिश के पीछे कोई और है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन सब के पीछे कौन है? देखो रोहन, ये सब बातें छोड़ो। गांव के लोग तो अपने अनुभव के आधार पर ही बोल रहे हैं। मुखिया जी, अगर इस मामले की सही से जांच नहीं हुई है तो एक निर्दोष व्यक्ति को सजा मिल जाएगी। क्या आप नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए? मुखिया रामदास को रोहन की बातें संदिग्ध लगी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तुम्हें क्या करना है? मुखिया जी, मुझे आपके बॉडीगार्ड से कुछ बातें करनी है। अगर आप मुझे उनसे मिलने देंगे तो शायद सच्चाई सामने आ जाए। तुम मुझे क्या समझते हो रोहन? तुम्हारे पिता ने जो किया है उसकी सजा उन्हें मिलेगी। अब तुम जाओ यहाँ से। हाँ मुखिया जी, मुझे सब पता है कि आप ही ने मेरे पिता को इस जाल में फंसाया है। अरे, ये छोटा लड़का हमारा क्या कर सकता है जो आप इसे डरकर झूठ बोल रहे हो? अरे, मैं क्यों डरूं? सुन, मैंने तेरे पिता को दुकान में जहर मिलाकर पुलिस में भेजा है। क्या कर लोगे तुम?